मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 2 दिवसीय कैथल दौरा। सीएम आज दोपहर बाद पहुंचेंगे कैथल। स्थानीय आरकेएसडी कॉलेज में सुनेंगे जन समस्याएं। 13 जुलाई को नशे के खिलाफ होने वाली हाफ मैराथन को देंगे हरी झंडी। पानीपत कोर्ट ने हत्या के 7 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। हर दोषी पर लगाया 20,000 रुपए जुर्माना। 7 आरोपियों को किया बरी। जुलाई 2020 का है मामला। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राधिका यादव मर्डर केस से, जिसमें एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या के आरोपी उनके पिता दीपक यादव को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जांच को और उलझा दिया है। रिपोर्ट में राधिका के सीने में 4 गोलियों के निशान मिले हैं, जबकि एफआईआर में सिर्फ 3 गोलियों का जिक्र था। अब मां की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वारदात के वक्त भी उसी फ्लोर पर मौजूद थी। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है इस हत्याकांड की। आरोपी दीपक यादव को जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गुरुग्राम कोर्ट ने जेल भेजा है। दीपक यादव पर बेटी राधिका के मर्डर के आरोप हैं। गोलियां चलाई गई हैं। राधिका पर 10 जुलाई को राधिका यादव की हत्या की गई थी और अब एक के बाद एक नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। तो वहीं राधिका के कोच अंकित से न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की और बताया कि राधिका एक बेहतरीन खिलाड़ी थी। पिता से उसकी गहरी बॉन्डिंग थी। उन्होंने कहा कि पिता हमेशा साथ होते थे। ऐसा हादसा कभी सोचा नहीं था। टेनिस छोड़ा नहीं था, वो टेनिस खेल रही थी। जो भी हुआ बेहद दुखद है। अंकित जी, आप कितने समय से राधिका को ट्रेन कर रहे थे? मैंने उसको ज़्यादा ट्रेन तो नहीं करा है। कोविड के अराउंड 3-4 महीने यहाँ पे खेली है। बट जानता ज़रूर मैं उसके और उसके पापा को काफ़ी टाइम से। जब वो 10-11 साल की थी तभी से जानता हूँ। जब वो टेनिस खेलती थी, मेरे भी प्लेयर्स खेलने जाते थे टूर्नामेंट्स में, तो उससे मैच होते थे। उसके पापा से मिलना होता था, तो ऐसे जान पहचान मेरी थी। पर उसमें उनके आपस की जो भी बॉन्डिंग थी, वो जो एक रिश्ता था, वो एकदम ही ऐसा देख के बिल्कुल भी नहीं कोई आज कह सकता कि आज वो चीज़ यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकती है करके। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ। हर किसी खिलाड़ी के पीछे उसके माँ या पिता का बड़ा हाथ होता है और यहाँ पर पिता जिन्होंने पहले से ही कोशिश करी थी, कई घंटे उनकी ट्रेनिंग सेशन में रहते थे और अचानक ऐसा सब कुछ पिता ही कर दे, आरोप पिता पर ही आ गया। वही तो समझ से परे। आई मीन ऐसा भी हो सकता है इन द वर्ल्ड। वो चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे भी कर रही है कि एक सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। और रीज़न कुछ भी हो, बट किसी को भी ये हक नहीं होता कि कोई किसी की जान ले ले। कोई ऐसी जानकारी भी नहीं मिल पाई कि उसके पिता उसकी एकेडमी बंद करने को लेकर यहाँ पर? ऐसी जानकारी तो मिली, बट वो जानकारी कितनी सही है गलत है उसके लिए मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकता। बट क्योंकि अभी मेरे जो सिचुएशन है जो है वो सुनी सुनाई बातें हैं। आई मीन कितना सही है, कितना जो भी जिससे भी मुझे पता चला कितनी सही है कितनी गलत है, उसमें आई कैन नॉट से। क्योंकि अब ये तो पुलिस का काम है वो सही तरीके से पता लगाना कि क्या रीज़न था, क्यों था। अभी मेरा कहना भी गलत होगा। राधिका की हत्या पर महावीर फोगाट का भी बयान सामने आया। उन्होंने राधिका के हत्या को निंदनीय बताया और दोषी को सख्त से सख्त सजा की मांग की। बेटी के साथ ऐसा करना बेहद शर्मनाक है। महावीर फोगाट ने अपने बयान में ये कहा है। उन्होंने कहा कि परिजन बेटियों को भी बेटों जितना सम्मान दे। परेशानी थी तो बेटी को समझाना चाहिए था। बेटियों ने संस्कारों के साथ देश को मेडल दिलाए हैं। बेटियों को फ्री हैंड दिया तो उन्होंने अपना कैरियर बनाया। बेटियों को आज़ादी दी तो उन्होंने समाज में खुद सम्मान पाया। बेटियों पर भरोसा करने से कामयाबी मिलती है। महावीर फोगाट का ये बयान सामने आया है। सरकार बेटियों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में परिवार भी अहम भूमिका निभाएं। बेटियों को दबाने से नहीं, आगे बढ़ाने के दिन है। तो महावीर फोगाट का ये बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने का समय है, आगे बढ़ाने के दिन है, उन्हें दबाना नहीं चाहिए। अगर परेशानी थी तो उनसे बात करनी चाहिए। पता नहीं, लेकिन जब कोई गलती होती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, परिवार की जिम्मेदारी बनती है। उसको बच्चे को समझाए बिठा करके करे, कोई ऐसी कोई बात हो तो। लेकिन ये स्टेप है, इसके लिए मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। वो एक जो बाप जो अपनी बेटी को कैसे पालता है, कैसे करता है, जिस चीज़ पर जाता है,
तो ये मैं जो है ना अच्छी योजना नहीं मानता। अब कोई भी बापू अपने बच्चे को कोई गलती करता है तो उसको समझाओ, बढ़ाओ, फुसलाओ, और कैसे उसके पीछे लगने बाद में बच्चा मान जाता है। नहीं तो इस मामले में कोई भी है माँ बाप, न तो ऐसी सोच होनी चाहिए और बच्चे को प्रेम प्यार से समझाए बैठा करके, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम नहीं। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें राधिका एक छोटी बच्ची को टेनिस की ट्रेनिंग देती नजर आ रही है। ये क्लिप गुरुग्राम के एक टेनिस एकेडमी की बताई जा रही है जहां राधिका बच्चों को कोचिंग देती थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राधिका बच्ची को टेनिस खेलना सिखा रही है, कोचिंग दे रही है। पहले राधिका जो है बॉल उछालती है और फिर बच्ची बॉल को हिट करती है। तो राधिका यहाँ पर कोचिंग देती थी जिसकी वीडियो सामने आई। करनाल के सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल शनिवार सुबह घरोंडा रेस्ट हाउस पहुंचे। उनकी ये विजिट बेहद गोपनीय रही और कुछ चुनिंदा नेताओं को ही इसकी जानकारी थी। विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, पूर्व सांसद संजय भाटिया सहित चुनिंदा नेताओं और अफसरों के साथ 1.5 घंटे लंबी बैठक हुई। खास बात यह रही कि मंत्री ने स्पीकर कल्याण से 25 मिनट अलग से चर्चा भी की, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर उन्होंने फिर एक बार कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाना उनका धर्म है। वहीं एसएफएल मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है और जल्द समाधान की उम्मीद है। गुरुग्राम में पिता द्वारा बेटी की हत्या के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हिसार में हुए दलित युवक की मौत पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि सामाजिक विघटन पर मनोहर लाल ने कहा कि पहले परिवारों में एकता और संवाद होता था जो अब कम होता जा रहा है। भी हूँ, आधा भी रहूंगा और यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, खास करके अब नई टीमें बनी है सब जगह। कल पानीपत के नई टीम के साथ भी मिलना हुआ। आज हमारे जिलाध्यक्ष बाहर गए हुए हैं वैष्णो देवी की यात्रा में। उस यात्रा के अंदर जब वो गए हैं तो वहां से वापस आने के बाद यहाँ की टीम के साथ मीटिंग करूंगा। सर, चर्चा चल रही है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? कल मैंने इसका जवाब दे दिया, वही जवाब कर देता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वहीं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर तीखा हमला बोला और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास नीति की खुलकर तारीफ की। अनिल विज ने कहा कि खड़गे को देश और प्रधानमंत्री पर नहीं विदेशियों पर ज्यादा भरोसा है। ट्रंप की मध्यस्थता वाली बात को उन्होंने झूठा करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री दोनों ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खड़गे को कम से कम अपने अजीज पाकिस्तान के बयान पर तो भरोसा कर लेना चाहिए। गुरुग्राम में जलभराव और मौतों पर विज ने पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की और कहा कि खट्टर सरकार ने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की भरसक कोशिश की। पुराने गलत प्लान की वजह से सुधार मुश्किल जरूर है, मगर मनोहर लाल ने इसे बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खड़गे जी को अपने देश के लोगों, अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। इनको विदेशियों के कहने पर भरोसा है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हुई, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हुई। खड़गे जी हमारी बात पर भरोसा करें ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान तो उनका अजीज देश है, उसके ऊपर। तो महेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां निजामपुर थाना क्षेत्र के गांव धोलेड़ा में सीएम फ्लाइंग टीम ने फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया। बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल चल रहा था, इलाज कर रहा था एक झोला छाप डॉक्टर। रेवाड़ी की मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम, नारनौल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य विभाग ने सांझी छापेमारी की। मौके पर श्रवण कुमार नामक शख्स मरीजों का इलाज करता मिला। उसके पास न कोई एलोपैथिक डिग्री थी, न ही अस्पताल से जुड़े वैध कागजात। टीम के पूछने पर उसने खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर बताया, लेकिन वहां एलोपैथी की दवाइयों का स्टॉक और इस्तेमाल
साफ दिखाई दिया। जांच टीम ने तुरंत निजामपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि जिले में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। तो वहीं महेंद्रगढ़ जिले के 2 गांवों में राशन डिपो से जुड़ी बड़ी अनियमितता देखने को सामने मिली। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी कर डिपो होल्डरों की पोल खोल दी है। दरअसल दुलोट और बैरावास गांव में विभाग की निरीक्षण टीम ने जब डिपो की जांच की तो वहां भारी मात्रा में गेहूं की कमी पाई गई। बैरावास डिपो पर 45 क्विंटल गेहूं कम निकला, जबकि डिपो होल्डर शक्ति सिंह मौके से नदारद रहा। गेट पर ताला मिला, जिसे पुलिस की मौजूदगी में खुलवाया गया। वहीं दुलोट डिपो पर 30 क्विंटल गेहूं की कमी पाई गई। डिपो संचालक ने दावा किया कि गेहूं दूसरी जगह रखा है, लेकिन विभाग के पास इसकी कोई पूर्व सूचना या अनुमति नहीं थी। फिलहाल दोनों डिपो की सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी गई है। उचौली की तो गई थी जांच, पर उसका भी थोड़ा सा का यही इश्यू है कि जो डिपो कार्यस्थल थोड़ा छोटा है, उसने पास में उसका मकान है, चीनी वगैरह जो है वहाँ के कुछ माल भी उसका। तो मैम बैरावास में 45 क्विंटल और दुलोट में आप बता रहे हो वहाँ 30 से 32 क्विंटल जो माल कम पाएगा। हाँ, इतना ऑन रिकॉर्ड मशीनों के अनुसार था। जो पॉइंट थे जहाँ डिपो वो बंदा चला रहा था, जहाँ राशन बांट रहा था, उन पॉइंटों के मुताबिक माल शॉर्ट था। अभी ये बता रहे हैं भी दूसरी जगह रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, इस बात का मेरे को पता नहीं। हिसार प्रिंसिपल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों छात्र वारदात के बाद से फरार थे और चारों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन छात्रों ने स्कूल के अनुशासन को लेकर प्रिंसिपल की ओर से बार बार डांट लगाने और कपड़ों की सख्ती जैसी बातों से नाराज होकर इस सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम दिया। एसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि पकड़े गए 2 छात्र प्रिंसिपल के ही गांव से है, जबकि बाकी 2 दूसरे गांवों से है। मामले की जांच में एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। पुलिस को शक है कि इन छात्रों पर किसी आपराधिक गैंग का भी असर हो सकता है। पुलिस इस दिशा में भी गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। तो हमारी टीम ने तत्परता से वहां पर रेड की और इन लड़कों को राउंड अप किया। ये जुवेनाइल है, इसलिए हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। तो इनसे जो जांच में हमें पता चला, उसका कारण ये था कि जो प्रिंसिपल थे जो नहीं रहे, तो वो इनको समय समय पर सुधार कार्य करने के लिए टोका टाकी करते थे। 2 दिन पहले ये पूरी रंजिश पूरी कंस्पायरेसी तैयार करी थी, क्योंकि इसे जो अफेक्टेड थे वो 4 लड़के थे। तो चारों का रोल इसमें है। 2 लड़के मौके पे थे और 2 लड़के इसमें कॉन्स्पिरेसी में थे, जिन्होंने इनको वेपन सप्लाई किया। सोनीपत में संदिग्ध हालत में महिला के झुलसने का मामला सामने आया। सेक्टर 27 थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी का यह मामला है, जहां झुलसी हालत में महिला अस्पताल लाई गई। सिविल अस्पताल में महिला को लाया गया। सास बहू के झगड़े से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद पति और ससुर महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। झुलसी हुई महिला की पहचान ज्योति के रूप में हुई है। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। महिला को पहले सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उसे रेफर कर दिया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सास बहू झगड़े के एंगल से भी जांच की जा रही है। हालांकि महिला के बयान से ही पूरे मामले के राज खुलेंगे। मेरे पापा भी सत्संगी है, वो भी पूजा पाठ कर रहे थे और बच्चे टेलीविजन देख ही रहे थे। ये रसोई में गई, इसने पता नहीं जी क्या विचारा, क्या सोचा, कैरोसिन वैसे पेंट के लिए रखा ही हुआ था हमारे घर में ताले से, ये नहीं कहता कि सटे चलाई। फिर इसने अपने आप ही पता नहीं किस टाइम ऐसे अपने आप को आग लगा दिया, एकदम भाग दिया, मेरा नाम लेती हुई बचाओ छोड़ो, इस तरह से। किसके साथ झगड़ा हुआ था? क्या झगड़ा? सास के साथ कोई झगड़ा, सास बहू का आपस में थोड़ी बहुत कई दिन पहले का सुनी हुई होगी।
रोहतक रेलवे स्टेशन पर महिला का मर्डर कर दिया गया। रिटायर्ड फौजी ने महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फौजी ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। पैसों के लेन देन को लेकर यह पूरी वारदात जो हुई है बताई जा रही है। रिटायर्ड फौजी ने बेटे की नौकरी लगवाने के लिए 12 लाख रुपए लिए थे, ऐसा आरोप है, जिसके बाद आरोपी ने महिला की गोलियां मारकर हत्या कर दी। काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर दर्द से तड़पती रही जो महिला है। महिला के पास खड़ा होकर आरोपी फोन चलाता रहा। आरोपी ने ट्रेन में चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों के शोर मचाने पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। जींद के जुलाना की रहने वाली महिला थी, वहीं जींद के लिजवाना गांव का ही रहने वाला रिटायर्ड फौजी वजीर है। बताया जा रहा है कि महिला और आरोपी दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते थे। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद था, जिसको लेकर रिटायर्ड फौजी ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। यमुनानगर में कांवड़ियों की गाड़ी से तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई थी। 4 युवक गाड़ी की तोड़फोड़ करते दिखाई दिए थे। हरनौली में पेट्रोल पंप के पास ये गाड़ी खड़ी थी। कांवड़ियों की गाड़ी जो है आराम करने के लिए खड़ी हुई थी। इसी दौरान गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। एएसपी अमरिंदर सिंह ने गिरफ्तारी की जानकारी दी। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने कहा है कि सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की 24 घंटे गश्त टीम जो है वो इस काम पर लगी हुई है। एएसपी ने जानकारी दी है और बोले कि कांवड़ियों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। में देखिए दिनांक 8 और 9 की रात को ये घटना हुई थी। इसमें कांवड़ियों की पहले कुछ लोकल्स के साथ बहस हुई थी और उसी के चलते बाद में विवाद हो गया था। पुलिस ने तुरंत इसमें कार्रवाई की है। इसमें पुलिस ने एफआईआर जो की है धारा 299 बीएनएस की धारा और मारपीट की धारा में तुरंत इसमें एफआईआर की है और इसमें 2 हमने जो है मेन अक्यूज वो गिरफ्तार भी कर। पानीपत कोर्ट ने 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जुलाई 2020 में पड़ोसी युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तलवारों और गंडासियों से युवक अंकुश को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये पूरा जो कत्लकांड हुआ था ये पशुबाड़े विवाद में शुरू हुआ था, जो एक खूनी संघर्ष में बदल गया और अंकुश की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी किया, जबकि 7 दोषी करार दिए गए। इसके साथ ही कोर्ट ने हर दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। 9 जुलाई 2020 की ये पूरी वारदात है। रात करीब 9 बजे आरोपी हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे। शिकायत के बावजूद समय पर पुलिस नहीं पहुंची। एसएचओ को कॉल के बावजूद तत्काल मदद नहीं मिली, जिसके बाद आरोपी दीवार फांदकर घर के भीतर घुसे। उन्होंने भीतर घुसते ही लाठी, डंडों, तलवारों, गंडासियों के साथ घर का सामान तोड़ा, बाइक तोड़ दी, पशुओं पर हमला किया और बचाव में आए लोगों पर भी लाठी, डंडों और तलवारों से हमला किया। इस बीच अंकुश नीचे गिर गया और उसकी गर्दन और शरीर के कई हिस्सों पर तलवार से हमला कर दिया गया, जिससे अंकुश की मौत हो गई थी। कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को इंसाफ का एहसास हुआ है। घटना है 9 जुलाई 2020 की। लोहारी गांव के अंदर एक घटना ये घटी कि करीब 15 आदमी आकर के राजेंद्र जो है उसके लड़के नीरज और उसका दूसरा भाई अंकुश उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक करके रॉड थी उनके हाथ में, तलवार थी उनके हाथ में और तेज़धार हथियार के साथ साथ डंडे भी थे। इन लोगों ने अटैक करके उनको इतनी चोटें मारी कि अंकुश की बाद में डेथ हो गई। नेक्स्ट डे 10 तारीख को तुरंत एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुई, एफएसएल रिपोर्ट्स आई, एफएसएल मौके पर गई। इसके साथ साथ एफएसएल से रिपोर्ट्स आई उन हथियारों के बारे में भी और इन मुलजिमों को 15 के 15 को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद एक मुलजिम की डेथ हो चुकी है और आज माननीय अदालत श्री अमरदीप जी की कोर्ट से एडिशनल सेशन जज पानीपत उन्होंने 7 अक्यूज्ड को बरी कर दिया है, 7 को सज़ा सुनाई है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।
यमुनानगर के गुमथलाराव गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब की अवैध भट्टी पकड़ी है। ये कार्रवाई गांव वालों की सूचना पर हुई, जिन्होंने संदिग्ध गतिविधियों को भांपकर पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस ने मौके से सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद की है। गांव के मंजीत सिंह और करनैल सिंह के ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां से लाहन और शराब की खेप मिली। एक्साइज विभाग ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सैनी सरकार की नशा मुक्त समाज नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों के सहयोग से ये ऑपरेशन सफल हुआ। सरकार का साफ संदेश है, नशा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि ड्राई एरिया होने के कारण गुमथलाराव में कुछ लोगों द्वारा कच्ची शराब का जो सेवन किया जा रहा है, जो सूचना काबिल यकीन थी और उस आधार पर मुखबरी आधार पर गाँव गुमथलाराव में 2 मकानों में रेड की गई है। एक मकान में मंजीत सिंह का मकान था, जिसके अंदर से 2 ड्रमों के अंदर करीब 50 लीटर लाहन मिला बरामद हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अहमदाबाद विमान हादसे की, जहां एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने रिपोर्ट पेश की है। विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। AI-171 हादसे का कारण फ्यूल स्विच का कट ऑफ होना बताया गया। 1 सेकंड में बंद हो गए विमान के दोनों इंजन। फ्यूल स्विच ऑफ कट ऑफ के बाद इंजन बंद हुए। टेक ऑफ के समय फ्यूल जाना बंद हो गया। ये रिपोर्ट में कहा गया है। उड़ान के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजन बंद हो गए, जिसकी जानकारी दी गई। फ्यूल स्विच में गड़बड़ी की चेतावनी दी गई। फ्यूल स्विच की जांच नहीं करवाई गई, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। आपको बता दें, 32 सेकंड हवा में रहने के बाद जो विमान है वो क्रैश हुआ था। टेक ऑफ के वक्त फ्लैप गियर सही स्थिति में थे। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे, जबकि बाकी वो लोग थे जो इस हादसे की चपेट में आए बिल्डिंग में ये विमान गिरने की वजह से। इस हादसे में सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा है, बाकी सभी यात्रियों की मौत हो गई है। तो इस मामले में अब ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि फ्यूल स्विच कट ऑफ होने की वजह से ये हादसा हुआ। जो विमान के इंजन है उनको सप्लाई नहीं मिली, तेल की सप्लाई नहीं मिलने से इंजन बंद हो गए और ये हादसा हुआ। ये शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ये रिपोर्ट है। मंडी के 4 मील में लैंडस्लाइड हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। दोपहर करीब 1:30 पर लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, मंडी में लैंडस्लाइड हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है लैंडस्लाइड की वजह से। दोपहर करीब 1:30 बजे ये लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद हाईवे बंद हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। हालांकि मलबा हटाने के लिए काम किया जा रहा है। मार्ग बंद होने की वजह से पर्यटकों और वाहन चालकों को दिक्कत होगी, दिक्कतें बढ़ गई है। तो ये जो हादसा हुआ है मंडी के 4 मील के पास हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हो गया। मनाली चंडीगढ़ ये हाईवे है जहां से लोग गुजर रहे हैं। नेशनल हाईवे है, ऐसा भी नहीं है कि कोई लोकल रास्ता है जो कुछ समय के लिए बंद हुआ हो। नेशनल हाईवे पे ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं।